Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathematics by Hashim Zia. भाई एक्सरसाइज नंबर 5.2 का लेक्चर नंबर ये 2 आ रहा है जिसके अंदर सेकंड ईयर मैथ्स के हम एक्सरसाइज नंबर 5.2 को डिस्कस कर रहे हैं। भाई अप्रोक्सीमेट वैल्यू का एक कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है एक्सरसाइज नंबर 5.2 के अंदर। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने बेसिक 5.2 की एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस के डिफरेंशियल कॉन्सेप्ट्स को समझा था। आज की क्लास बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है अप्रोक्सीमेशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब ये अप्रोक्सीमेट होता क्या, ये लफ्ज अप्रोक्सीमेट के मायने क्या हैं? देखो, अगर मैं आपके सामने कभी भी लिखूं अंडर रूट 4, तो अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या होती है? आप सबके पास कैलकुलेटर मौजूद है, आप लोग बोलोगे सर अंडर रूट 4 की वैल्यू होगी 2 के बराबर होगी। ये क्या आई 2 की एग्जैक्ट वैल्यू है, यानी कि रूट 4 की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है हम सबको मालूम है भैया 2 के बराबर होती है। बट अगर मैं आपसे कहूं भाई अंडर रूट 3.9 की वैल्यू क्या होगी, अब ये आप सारे लोग कंफ्यूज हो जाओगे। भाई रूट 3.9 की वैल्यू कैलकुलेटर के अंदर भी अगर आप निकालो या अगर आप मैनुअली भी थोड़ा सा सोचो, अल्लाह मैंने दिमाग दिया थोड़ा सा सोचो, तो भाई जाहिर सी बात है अगर रूट 4 की वैल्यू 2 के बराबर होती है तो रूट 3.9 की वैल्यू इससे थोड़ी सी कम होगी, यानी कि समथिंग अराउंड 1.9999 के करीब तरीन होगी। ऐसा ही है ना मेरा बेटा? तो ये जो वैल्यू है ये कैसी वैल्यू आई? अप्रोक्स वैल्यू है, ये अप्रोक्सीमेट के अंदर हमारे पास वैल्यू है 3.9 अंडर रूट किसके बराबर होगा? 1.94 या 1.99 के बराबर होगा। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि भैया मैं कहता हूं कि अंडर रूट 4.1 किसके बराबर होगा, अगेन चूंकि रूट 4.1 हमारे पास कोई परफेक्ट रूट नहीं है तो उसकी जो वैल्यू होगी अकॉर्डिंग टू दी मैथमेटिक्स, अकॉर्डिंग इधर आप कैलकुलेटर के ऊपर निकालो या इधर मैनुअली सोचो भाई किसके बराबर होगी। देखो रूट 4 की वैल्यू चूंकि 2 के बराबर होती है तो रूट 4.1 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली उससे थोड़ी सी बड़ी होगी। जाहिर सी बात है समथिंग अराउंड होगी 2.024 2.029 इस तरीके के बराबर होगी। ऐसा ही ना मेरा प्यारा बेटा? लेट सपोज 2.07 के बराबर है, कैलकुलेटर से आप निकाल के चेक कर लीजिएगा, इसके लगभग बराबर ही होगी। सही है ना भाई? ये क्या वैल्यू आई है? ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है हमारे पास। कैसी वैल्यू है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो अप्रोक्सीमेट के बेसिक मायने क्या होते हैं भाई? ऐसी वैल्यू जो करीब तरीन हो उसके, यानी कि हमें एग्जैक्ट नहीं पता, हम अप्रोक्स के ऊपर निकाल रहे हैं। और आप में से भी बहुत सारे बच्चे जब नस की तैयारी अभी करेंगे, फास्ट की तैयारी अभी जब करेंगे, आईबी की तैयारी, तो वहां पे कैलकुलेटर अलाउ नहीं होते, तो वहां के लिए तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है अप्रोक्सीमेशन का कॉन्सेप्ट। वहां पे हम शॉर्ट ट्रिक्स बच्चों को बताते हैं कि भाई देखो प्यारे शागिर्द हो, वहां पे कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, सिर्फ एनईटी के पेपर में कैलकुलेटर अलाउ होता है, बाकी कई कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, तो वहां पे अप्रोक्सीमेशन के कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं साइन 30 की वैल्यू वैसे तो आपको मालूम होनी चाहिए किसके बराबर होती है? 1/2 के, यानी कि 0.5 के। साइन 30 की वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू किसके बराबर होती है? 0.5 के। मगर अगर मैं आपसे कहूं साइन 31 डिग्री, तो साइन 31 किसके बराबर होगा? साइन 31 जाहिर सी बात है 0.5 अगर साइन 30 पे मिल रहा है तो साइन 31 क्या होगा? इससे थोड़ा सा बड़ा 0.515 0.514 इसके करीब बराबर आ रहा होगा, यानी कि साइन 31 इसके तकरीबन क्या होगा? बराबर होगा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी साइन 31 की? तकरीबन 0.51। कहने का मकसद ये है कि भाई यहाँ पे अगर आप गौर से देखो, अगर आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू अगर आपको किसी टर्म की मालूम है, तो अगर आपको उस एग्जैक्ट वैल्यू से थोड़ा ऊपर या नीचे जाना है तो अप्रोक्सीमेशन में हम ये काम कर रहे होते हैं। अप्रोक्सीमेशन बेसिकली क्या है कि भाई एग्जैक्ट वैल्यू के रेफरेंस से आप थोड़ा ऊपर या नीचे चले जाओ। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं लेट सपोज साइन 29 डिग्री, तो भाई देखो मुझे ये बात मालूम है कि साइन 30 की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है? 0.5। तो जाहिर सी बात है साइन 29 30 से कम है तो उसकी वैल्यू तकरीबन तकरीबन किसके बराबर होगी? 0.48 0.49 इसके लगभग होगी। लेट सपोज मैं कहता हूँ 0.49 है, बिल्कुल पॉसिबल है क्योंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। आप कैलकुलेटर में चेक करेंगे 0.489 दिखा रहा होगा। कहने का मकसद ये है कि भाई अप्रोक्सीमेशन क्या है और एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है आपको मालूम होनी चाहिए, एग्जैक्ट के अंदर और अप्रोक्सीमेशन के अंदर। एक्सरसाइज नंबर 5.2 से एक क्वेश्चन इस टॉपिक का लाजमी पेपर में पूछा जाता है। एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 5.2, जिससे 5 नंबर के लिए शॉर्ट के अंदर एक क्वेश्चन लाजमी इस एक्सरसाइज का हमेशा पूछा जाता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इस बात को समझने के लिए। अब देखो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी किताब पर क्या कहते हैं? फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ अंडर रूट 4.1। मैं इस क्वेश्चन को एडिट पढ़ देता हूं, क्या कह रहे हैं? फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ अंडर रूट 4.1। देखो अगर आपने एक क्वेश्चन भी समझ लिया ना, सारे रिमेनिंग क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 5.2 के एक ही सिमिलर पैटर्न पे सॉल्व होंगे। सिर्फ अगर एक क्वेश्चन समझ लिया तो ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये बिलियन डॉलर्स का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल पेपर में इन 6 या 7 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन लाजमी आएगा अप्रोक्सीमेशन का। इधर वो ये रूट वाले क्वेश्चन
अप्रोक्सीमेशन दे देता है, इधर वो लॉगरिथम का अप्रोक्सीमेशन दे देता है, इधर वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अप्रोक्सीमेशन दे देता है, मगर देता लाजमी है, सही है ना, हर साल ये पूछा जाता है। अब देखो करने का तरीकेकार क्या है, तो अब जरा देखिएगा एक क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है 4.1 अंडर रूट 4.1, किताब का क्वेश्चन नंबर 1 होगा, सही है ना भाई। तो आपसे क्या कहा जा रहा है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट 4.1। अब देखो अगर आपने एक क्वेश्चन भी समझ लिया अप्रोक्सीमेशन वाला, तो आप इस तरह के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 जितने भी हैं। एक क्वेश्चन भी अगर आपने समझ लिया, तो एक क्वेश्चन को भी समझना बहुत जरूरी है, बिलियन डॉलर से कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। अच्छा देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर, कभी भी आपसे कहा जाए कि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपसे कहा जाता है कि आपको उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहला काम जो आपने करना है वो क्या करना है आपने, मेरा बेटा, आप सबसे पहले नंबर के ऊपर आप क्या करोगे, लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। आप सबसे पहले नंबर के ऊपर इस स्टेटमेंट को लिखोगे कि लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, और ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी, आपका स्टेप नंबर 1 है। कभी कभी भी आपसे कहा जाए कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालो, चाहे लॉगरिथम के ऊपर कहा जाए, चाहे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पे कहा जाए, सिंपल वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चंस पे कहा जाए, तो पहला स्टेप ही आपका क्या होगा कि आपने सिंपल तरीके से आपने क्या करना है, आपने सिंपल तरीके से उसके अंदर रूट बेस्ड वैल्यू को आपने x के बराबर कंसीडर कर लेना है कि y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। सेकंड स्टेप हमारा क्या है कि आपने अप्लाई करना है इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड। आप क्या करोगे, अप्लाई इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड, अप्लाई इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड, अप्लाई इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ इंक्रीमेंट्स को अप्लाई कर देंगे। तो भैया ये क्या बन जाएगा, देखो जब हम इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, डेल्टा वाली चीज, तो भाई यहां पे भी इंक्रीमेंट होगा, इसमें भी इंक्रीमेंट अप्लाई होगा, यानी कि क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा y प्लस का डेल्टा y इज इक्वल टू रूट के अंदर x प्लस का डेल्टा x। तो हमने क्या करना है, सेकंड स्टेप के अंदर अपना इंक्रीमेंट अप्लाई कर देना। इंक्रीमेंट अप्लाई करने का मतलब क्या, डेल्टा वाली कहानी, तो आपने y वाली जगह पे भी डेल्टा अप्लाई कर दिया और x वाली जगह पे भी आपने डेल्टा को अप्लाई कर दिया, इंक्रीमेंट अप्लाई हो गया। अब देखो इसके बाद थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट सबसे क्रिटिकल है कि भाई जो भी आपको पर्टिकुलरली आपको अपनी वैल्यू गिवन है जिसका आपको अप्रोक्सीमेशन करना है, आपने इसको ब्रेक करना है, आपने इसको ऐसे ब्रेक करना है कि एक आप परफेक्ट नंबर में ब्रेक करोगे और एक रिमेनिंग अमाउंट में, जैसे 4.1 में से परफेक्ट नंबर क्या है 4 और रिमेनिंग अमाउंट क्या है 0.1। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं 9.1, तो 9.1 में से परफेक्ट नंबर क्या है 9 और रिमेनिंग अमाउंट क्या है 0.1। अगर मैं आपसे कहूं 3.9, 3.9 में से परफेक्ट वैल्यू क्या है 4 और रिमेनिंग अमाउंट यानी कि 0.1 होगा ना, 0.1 3.9 बन जाएगा। तो भाई 3.9 को कैसे ब्रेक करना है, परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर का मतलब परफेक्ट रूट, ताकि हम इसको रूट का कॉन्सेप्ट सॉल्व करें तो रूट में सिंप्लीफाई कर सकें। 3.9 के अंदर कैसे ब्रेक करा, 4 माइनस का 0.1 के ऊपर, सही है ना भाई, 4 माइनस का 0.1 के ऊपर ताकि 3.9 बन जाए। इसी तरीके से लेट सपोज अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास ये आ जाए फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह भला करे अल्लाह भला करे अल्लाह भला करे 4.3 आ जाए, तो कैसे इसको ब्रेक करेंगे आप, इसको आप ब्रेक करेंगे 4 प्लस के 0.3 में, एक परफेक्ट रूट हो और एक रिमेनिंग अमाउंट बाकी की, तो इस तरीके से सॉल्व कर रहे होते हैं। इससे फायदा क्या हुआ कि भाई देखो जो आपका परफेक्ट नंबर होता है उसको हम x कहते हैं, तो x की देखो वैल्यू क्या है 4 के बराबर, और जो रिमेनिंग अमाउंट होती है उसको हम कहते हैं सिंपल तरीके से डेल्टा x। तो परफेक्ट नंबर क्या है 4 और रिमेनिंग अमाउंट क्या है डेल्टा x, इट इज अ वेरी सिंपल थिंग। अच्छा भाई ये काम भी कर लिया, अब क्या करना है, अब आपने इन तमाम वैल्यूज को उठा के वापस से अपने इक्वेशन, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में प्लॉट कर देना है। तो ये क्या बन जाएगा, अगर मैं इसको वापस उठा के अपनी इक्वेशन में प्लॉट कर दूं तो ये बन जाएगा y प्लस का डेल्टा y प्लस का डेल्टा y। तो देखो हमने x की वैल्यू क्या है, हमारे पास परफेक्ट वैल्यू है 4 और रिमेनिंग अमाउंट क्या है 0.1। तो सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा, y प्लस का डेल्टा y इज इक्वल टू y प्लस का डेल्टा y इज इक्वल टू रूट के अंदर 4.1 का 4.1 एज इट इज। ये आपके पास फाइनली किसके बराबर आ गई, ये आपकी इक्वेशन नंबर ए बन गई, ये आपकी क्या बन गई, इक्वेशन नंबर ए। तो भाई देखो तमाम क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेशन वाले एक ही कॉन्सेप्ट पे सॉल्व होते हैं। क्या कॉन्सेप्ट होता है कि भाई आपने सबसे पहले y इज इक्वल टू रूट एक्स के बराबर अपने क्वेश्चन को सपोज कर लेना, उसको इक्वेशन 1 कह देना है, फिर इंक्रीमेंट को अप्लाई करना है सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप के अंदर अपनी वैल्यू को आप ब्रेक डाउन करवाते हो x और डेल्टा x की फॉर्म में, और फिर उसको वापस इक्वेशन में डाल के आपकी इक्वेशन ए फॉर्म हो जाती है, सही है ना भाई, यहां तक का काम सब में सिमिलर रहेगा। अच्छा अब क्या काम करेंगे, अब देखो अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो क्या होगा कि अब हम लोगों ने सिंपल तरीके से अपने अप्रोक्सीमेशन के फॉर्मूले को पुट कर देना है। हमारा अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला क्या होता है मेरा बेटा, अप्रोक्सीमेशन का हमारा फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, क्या होता है भैया अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला के चेंज इन y इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेरिवेटिव ऑन y विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑन x इनटू चेंज इन x। ये हमारा सिंपल तरीके से अप्रोक्सीमेशन वाला जो फॉर्मूला होता है ना, आपने इसको लिख देना है सिंपल तरीके से एज वी नोटेड करके अप्रोक्सीमेशन वाले फॉर्मूले को लिख दीजिए कि भाई हमारा अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला जो होता है हमने उसको लिख दिया। अब क्या करें, अब आपने फाइनली तमाम वैल्यूज को इस अप्रोक्सीमेशन वाले फॉर्मूले में प्लॉट करवाना है, इसको बेशक इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दीजिए। अब हम अपनी तमाम की तमाम वैल्यूज को इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में प्लॉट करवाएंगे, सही है ना मेरा प्यारा बच्चा। तो आइए जरा प्लॉट करवा लेते हैं, कोई मसले की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। अच्छा कैसे प्लॉट करवाएंगे, देखो भाई सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 पे डेरिवेटिव ले लेते हैं,
तो क्या लिखूंगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन इक्वेशन 1, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन इक्वेशन नंबर 1, यानी कि हम इक्वेशन नंबर 1 पे डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा dy बाय डी एक्स इक्वल टू के बाद यहाँ पे भी डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे अंडर रूट एक्स के ऊपर। तो मेरे प्यारे शागिर्दों, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, आप तमाम लोगों को सिखाया हुआ है, बराबर होता है 1/2 अंडर रूट एक्स के। तो सिंपल तरीके से हमारे पास dy बाय डी एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ गई, dy बाय डी एक्स की वैल्यू हमारे पास बराबर आ गई 1/2 अंडर रूट एक्स के, है ना भाई। dy बाय डी एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1/2 अंडर रूट एक्स के। तो यहां तक का काम बहुत ही सिंपल सा था, हमने सिंपल तरीके से वैल्यू को प्लॉट कर दिया। सिंपल तरीके से क्या करा आपने मेरा बेटा, वैल्यू को प्लॉट कर दिया। अब क्या काम करें, अब बहुत ही सिंपल सा काम है। अब क्या काम है सिंपल सा भैया, आपने सिंपल तरीके से अब क्या काम करना है, आपने ये वाला काम कर लिया। अब इस वैल्यू को उठा के हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 में प्लॉट कर देना है। कोई मसले की बात नहीं है, इक्वेशन नंबर 2 में इस वैल्यू को क्या करना है, प्लॉट कर देना है। इक्वेशन नंबर 2 कहां गई, देखो बेटा मेरा बच्चा, इक्वेशन नंबर 2 ये रही आपकी। इस वैल्यू को उठा के अब इक्वेशन नंबर 2 में प्लॉट कर दोगे तो क्या लिखोगे, पुटिंग, इसको मैं चलो इधर लेके चला जाता हूं, putting dy by dx, putting dy by dx in equation number 2, putting dy by dx in equation number 2। तो भाई dy by dx को इक्वेशन नंबर 2 में प्लॉट कर देते हैं। तो भाई देखो यहाँ पे डेल्टा y का डेल्टा y एज इट इज, अप्रोक्सीमेशन का अप्रोक्सीमेशन, और यहाँ पे देखिए हमारे पास सिंपल तरीके से इक्वेशन नंबर 2 के अंदर इस dy by dx की जगह के ऊपर आप इसको प्लॉट करवा दोगे। तो क्या बन गया, ये बन गया 1/2 अंडर रूट एक्स एज इट इज का एज इट इज। और आगे क्या है, डेल्टा एक्स का डेल्टा एक्स हमारे पास एज इट इज का एज इट इज है ना भाई। तो हमने इस तरीके से dy by dx की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में प्लॉट कर दिया। अब फाइनली आप क्या करोगे, इस डेल्टा y की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर ए में प्लॉट कर दोगे, इस डेल्टा y की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर ए में प्लॉट कर दोगे। तो मैं क्या लिखूंगा, नाउ इक्वेशन ए, नाउ इक्वेशन ए बिकम्स, नाउ इक्वेशन ए बिकम्स, तो इक्वेशन ए के अंदर y का y एज इट इज प्लस के डेल्टा y के अंदर डेल्टा y की वैल्यू वो क्या है, 1/2 अंडर रूट एक्स इंटू डेल्टा एक्स का डेल्टा एक्स, और इक्वल टू के बाद क्या है, अप्रोक्सीमेशन के सिंबल के बाद है रूट 4.1 का 4.1 एज इट इज है भाई। हमने सिंपल तरीके से वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करवा लेंगे। देखो भाई y की वैल्यू किसके बराबर है, हमारे पास क्वेश्चन के अंदर हमने y किसके बराबर सपोज करवाया हुआ है, अंडर रूट एक्स के बराबर करवाया हुआ है। तो इस y की जगह पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स, आगे क्या है प्लस का 1/2 अंडर रूट एक्स इंटू डेल्टा एक्स का डेल्टा एक्स एज इट इज, अप्रोक्सीमेशन का सिंबल, और अंदर क्या है रूट 4.1 का 4.1 एज इट इज। अब आप इसको सिंप्लीफाई करवा लीजिए। हमें मालूम है कि भाई हमने x किसे कहा हुआ है, x हमने कहा हुआ है 4 को, तो जहां जहां x आ रहा है वहां पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और जहां जहां डेल्टा x आ रहा है वहां पे हम फाइनली हम क्या पुट कर सकते हैं, वहां पे हम 0.1 पुट कर रहे होंगे। तो भाई जहां जहां डेल्टा x आ रहा है वहां पे 0.1 को पुट कर दिया जाएगा, अप्रोक्सीमेशन के बाद रूट 4.1 का 4.1 एज इट इज। तो भाई रूट 4 की वैल्यू क्या होती है, 2 के बराबर होती है। यहाँ पे क्या हो गया, 1/2 का 1/2, और रूट 4 किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है, 0.1 का 0.1, अप्रोक्सीमेशन का अप्रोक्सीमेशन, 4.1 का 4.1। तो फाइनली अब आप इसको कैलकुलेटर पे डाल के सॉल्व कर लीजिए, आपके पास कैलकुलेटर मौजूद है कि भाई ये क्या हो जाएगा, कैलकुलेटर पे डालोगे तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी फाइनली 2 का 2 एज इट इज प्लस का साइन, और ये 1/4 ऊपर 0.1, तो 0.25 बन रहा होगा। क्या बन रहा होगा, 0.025 के बराबर। ये किसके बराबर आ रहा होगा फाइनली आपके पास, 0.0 के पास कैलकुलेटर मौजूद है, कैलकुलेटर में पूरी इस वैल्यू को डाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे, सिंपल कैलकुलेटर में इसको सिंप्लीफाई करवा लोगे तो क्या आ जाएगा, 0.025 के बराबर आ रहा होगा, अप्रोक्सीमेशन के बाद रूट 4.1 का रूट 4.1 एज इट इज का एज इट इज। तो फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2.025 विद अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अंडर रूट 4.1। तो ये फाइनली हमारे पास अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू आ गई। देखो इस क्वेश्चन में कोई मुश्किल चीज नहीं है, मैं पूरा क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देता हूँ इन केस किसी बच्चे को समझ में ना आया हो या किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही हो। भाई देखो इस क्वेश्चन में आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले आपको जो भी क्वेश्चन गिवन है उसको रूट एक्स के बराबर सपोज कर लेना, यानी कि वाई के बराबर, वाई इज इक्वल टू रूट एक्स के ऊपर, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 होगी हर क्वेश्चन में। उसके बाद आपने इंक्रीमेंट को अप्लाई किया दोनों तरफ, ये काम भी सबको समझ में आ गया। इसके बाद जो भी आपको क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है इसको आपने एक्स और डेल्टा एक्स की फॉर्म में मेरा बेटा ब्रेक डाउन करना है, यानी कि जो भी आपको क्वेश्चन गिवन था आपने उसको एक्स और डेल्टा एक्स की फॉर्म में ब्रेक डाउन किया। ब्रेक करने से फायदा ये होगा कि भाई आपके पास एक सिंपल वैल्यू आ जाएगी एक्स और डेल्टा एक्स की। अब जब आपके पास ये एक्स और डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई तो आपने इसको वापस से अपनी इंक्रीमेंट वाली इक्वेशन में प्लॉट करवाया, और यहां से आपके पास फाइनली इक्वेशन नंबर ए आ गई। देन आपने सिंपल अप्रोक्सीमेशन का जो फॉर्मूला होता है आपने उस फॉर्मूले को यहाँ पे लिख दिया। आपने क्या करा, सिंपल अप्रोक्सीमेशन वाले फॉर्मूले को यहाँ पे लिख दिया, तहरीर कर दिया। देन आप क्या करते हैं, हम लोग जो हमारा फोर्थ स्टेप कह लो या फिफ्थ स्टेप कह लो, आप डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर। डेरिवेटिव को जो अप्लाई करने का फायदा क्या होगा कि आपके पास dy by dx की वैल्यू आ गई। इस dy by dx की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में प्लॉट करवाएंगे ताकि फाइनली डेल्टा y की वैल्यू आ जाए, और इस डेल्टा y को वापस लाके इक्वेशन नंबर ए में प्लॉट करेंगे, और फिर बेसिक सिंप्लीफिकेशन करते हुए अपने अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। सारा
सारा काम बेसिक सिंप्लीफिकेशन करी हम लोगों ने। ये सिंपल से स्टेप्स हैं। अच्छा, किसी बच्चे हो सकता है बोले कि सर थोड़ी बात क्लियर नहीं हो रही, तो भाई फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3 भी ऑल्दो इसी पैटर्न के ऊपर है, रूट 9.1 गिवन है, बट मैं आपको जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 दिखाता हूँ जिसमें रूट 3.9 गिवन है। इस क्वेश्चन को देखिएगा भैया, ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अंडर रूट 3.9, रूट 3.9 आपसे कहा जाता है इसकी अप्रोक्सीमेशन फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे इसकी अप्रोक्सीमेशन? देखो बहुत सिंपल स्टेप है। सबसे पहले नंबर के ऊपर आपने क्या काम करना है, आपने सबसे पहले पहला स्टेप क्या हमारा, लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट 3.9 का 3.9, या चलो इसको ऐसे लिख लो, लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, जैसे मैंने आपको लिखवाया। फर्स्ट स्टेप क्या है, हमेशा y इज इक्वल टू रूट एक्स के बराबर तय करना है। ये हमारा क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। सेकंड स्टेप में क्या करना है, एडिंग इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड, ऐड इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड। सेकंड स्टेप के अंदर हमेशा हम लोग इंक्रीमेंट को ऐड करेंगे ऑन बोथ साइड के ऊपर, ऐड इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड, सही है ना भाई? तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा y प्लस का डेल्टा y इक्वल टू के बाद रूट के अंदर x प्लस का डेल्टा x, है ना भैया? इसके बाद स्टेप क्या होगा, जो भी आपको वैल्यू गिवन है उसको ब्रेक डाउन करना। देखो भाई हमें वैल्यू गिवन है 3.9, 3.9 को कैसे ब्रेक डाउन करोगे, आप इसको 4 और नेगेटिव के 0.1 पे ब्रेक डाउन कर सकते हो, यानी कि 4 और नेगेटिव के 0.1 के ऊपर 3.9 ही बनता है ना। 3.9 किसके बराबर होता है, 4 माइनस के 0.1 के बराबर होगा। जाहिर सी बात है ना, एक परफेक्ट रूट है और एक सिंपल तरीके से हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट, यानी कि परफेक्ट रूट में से रिमेनिंग अमाउंट जब 0. नेगेटिव के 0.1 को मैं करवाऊंगा 4 में से, तो क्या बनेगा, 3.9 बनेगा। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे मेरा बेटा 4, और डेल्टा x की वैल्यू इस केस में क्या होगी मेरा बेटा, ये नेगेटिव का 0.1 होगी। नेगेटिव के अंदर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखो 4 माइनस का 0.1 3.9 होता है ना, इसलिए x तो प्लस का 4 है और हमारे पास डेल्टा x क्या होगा, नेगेटिव का 0.1। अब आगे का स्टेप हमारे वही रहेंगे। अब क्या करेंगे भैया, सिंपल तरीके से हम लोग इन दोनों वैल्यूज को उठा के अपनी इस इक्वेशन में पुट करवा देंगे। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा y प्लस का डेल्टा y इक्वल टू के बाद रूट के अंदर सिंपल तरीके से अप्रोक्सीमेशन कह लो, रूट कह लो, क्या बन जाएगा, इक्वल टू के बाद रूट के अंदर x की वैल्यू देखो 4 का 4 प्लस का साइन, और डेल्टा x की वैल्यू क्या है, नेगेटिव का 0.1। तो बेसिकली ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 4 में से 0.1 जाएंगे 3.9 के बराबर। तो हमारे पास फाइनली y प्लस डेल्टा y की वैल्यू ये आ गई रूट 3.9 के बराबर, इक्वल टू के बाद अंडर रूट 3.9 के बराबर, इसको अप्रोक्सीमेशन कह लीजिए। तो अब आपके पास इसके क्या आ गई, ये आपके पास फाइनली इक्वेशन नंबर ए आ गई। ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा वही होगा। सिंपल तरीके से आपने क्या करना है, एज वी नो डेट के बाद अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला लिख देना है। अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला क्या होता है मेरा बेटा, सिंपल सा अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला है हमारे पास, डेट इज चेंज इन y इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा x। इसको आप इस तरीके से भी कह लो, चेंज इन y इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑन y विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑन x एंड इनटू चेंज इन x के बराबर, सही है ना भाई? अब आपने क्या करना है, सिंपल तरीके से आपने इसको अपनी इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देना है। और फाइनली हम लोग क्या करेंगे, अब dy बाई dx की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो dy बाई dx की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करके। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, अप्लाइंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, अप्लाइंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर डेरिवेटिव को अप्लाई कर दिया जाएगा। तो भैया ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू के बाद रूट x के ऊपर भी क्या अप्लाई कर देंगे, डेरिवेटिव को अप्लाई कर देंगे। तो भैया रूट x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट x। तो हमारे पास सिंपल तरीके से dy बाई dx की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट x के बराबर आ जाएगी। इसको उठा के आप अपनी इक्वेशन नंबर 2 में प्लॉट कर दीजिए। इसको उठा के आप क्या कर देंगे, अपनी इक्वेशन नंबर 2 में सिंपल तरीके से प्लॉट कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास डेल्टा y इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट x, डेल्टा x का डेल्टा x एज इट इज का एज इट इज, है ना भैया? तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब आपने करना कुछ भी नहीं है, ये जो आपके पास डेल्टा y की वैल्यू आई है, इसको उठा के फाइनली आप लोगों ने इक्वेशन नंबर ए में तमाम वैल्यूज को प्लॉट करवा देना है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो क्या लिखूंगा, नाउ इक्वेशन नंबर ए बिकम्स, नाउ इक्वेशन नंबर ए। तो भाई देखो y के अंदर y की वैल्यू, y हमारे पास क्या है, देखो y हमने सपोज किया है रूट x के बराबर, तो y की जगह पे आ जाएगा सिंपल रूट x का रूट x। और डेल्टा y की वैल्यू हमारे पास क्या है, डेल्टा y की वैल्यू आ गई 1 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट x इंटू डेल्टा x अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू रूट के अंदर 3.9 का 3.9। अब हमें मालूम है कि भैया हमने x कैसे सपोज किया था, 4 को सपोज किया था, तो x की जगह पे आ गया 4 का 4 प्लस का साइन 1 डिवाइडेड बाई 2। रूट x की वैल्यू किसके बराबर आई मेरा बेटा, रूट x की वैल्यू हमारे पास आई सिंपल तरीके से, x की वैल्यू क्या है, 4 के बराबर है। और डेल्टा x की वैल्यू किसके बराबर है हमारे पास, डेल्टा x की वैल्यू हमारे पास है नेगेटिव के 0.1 के बराबर। देख लो ना मेरा बेटा, x की वैल्यू 4 और डेल्टा x की वैल्यू क्या है, नेगेटिव का 0.1। अप्रोक्सीमेशन के सिंबल के बाद 3.9 का 3.9
एज इट इज। इसको सिंप्लीफाई करवा लीजिए, √4 क्या होता है 2 होता है, प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 2 2 जार 4 हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया नेगेटिव का 0.1 का 0.1, और यहाँ पे ऊपर क्या है √3.9 का 3.9। अब आप इसको सिंप्लीफाई करवा लीजिए, आपके पास सिंपल तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। आप कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो आपको यहाँ पे पर्टिकुलरली इसकी वैल्यू आ जाएगी, जो कि मेरे ख्याल में आ रही होगी 1.974 के करीब करीब। तो ये फाइनली हमारा इस क्वेश्चन का देखो कितनी आसानी से आंसर आ गया। ये आपका क्या आ गया, अप्रोक्सीमेशन √3.9 का आंसर आ गया। भाई बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल ये जो क्वेश्चन है √9.1, ये आपका होमवर्क है, आपने खुद से सॉल्व करना है। ये वाला जो क्वेश्चन है इसको आप खुद से सॉल्व करोगे, इसको मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन चलो सॉल्व करवा देता हूँ। लेट सपोज मैं आपसे कहता हूँ हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी किताब का। मैं आपसे कहता हूँ कि यार ये क्वेश्चन है √9.9, इसको कैसे सॉल्व करेंगे √9.9। तो भाई इसको भी आप सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है। अब कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को मेरे प्यारे शागिर्दों? देखो आपने सबसे पहले नंबर के ऊपर क्या करना है, सबसे पहला काम करना है लेट y इज इक्वल टू √x। ये आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 1। देन आपने सिंपल तरीके से क्या काम करना है, आपने इंक्रीमेंट वाला फॉर्मूला लिखना है, एडिंग इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड, एडिंग इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड लिख देंगे आप लोग। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा y प्लस का डेल्टा y अप्रोक्सीमेशन इक्वल टू रूट के अंदर x प्लस का डेल्टा x। ये आप बन गया हमारे पास एडिंग इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड करने के बाद। थर्ड स्टेप क्या कहता है आपसे, थर्ड स्टेप आप सिंपल सी बात करता है कि जो भी आपको क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है उसको ब्रेक करके लिखो। अब की बारी में देखो आपको 9.9 गिवन है, अब अप्रोक्सीमेशन कैसे करें? अब देखो या तो एक परफेक्ट रूट पे अगर ब्रेक करेंगे तो 9 बन जाएगा। अब 9 प्लस का 0.9 इतना दूर तक का करें, चाहे तो उसमें भी कर सकते हैं, मगर चाहे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं आसान फॉर्म में कि भाई 10 माइनस का 0.1 की फॉर्म में कर दें, वो भी 9.9 ही होता है। मगर अगर आप में से कोई बच्चा ऐसे करना चाहे तो वो भी मसला नहीं है। अब 9 प्लस का 0.9 वो भी 9.9 होता है, या फिर 10 माइनस का 0.1, दोनों सूरतों में ब्रेक हो सकता है। अगर आप में से कोई बच्चा करना चाहे 9 प्लस का 0.9, ये भी करेक्ट होगा, और अगर कोई बच्चा 10 माइनस 0.1 की फॉर्म में करना चाहे वो भी करेक्ट होगा। मगर अगर आप माइनस वाला लेंगे तो याद रखिएगा डेल्टा एक्स में फिर नेगेटिव का साइन लिया जाएगा। तो यहाँ पे हमारी एक्स की वैल्यू क्या होगी, लेट सपोज अगर मैं इस वाले को कंसीडर कर रहा हूँ, एक्स की वैल्यू क्या होगी 10, और रिमेनिंग अमाउंट क्या होगी डेल्टा एक्स के अंदर हमारी नेगेटिव का 0.1। जब नेगेटिव लेंगे तो यहाँ पे भी नेगेटिव का साइन आता है, क्लियर है ना मेरा प्यारा बच्चा? अब आप फाइनली वैल्यूज को प्लॉट करवा दीजिए। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा y प्लस का डेल्टा y अप्रोक्सीमेशन इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो गया, x के अंदर x की वैल्यू प्लस के नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, 0.1 का 0.1। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y प्लस का डेल्टा y अप्रोक्सीमेशन इक्वल टू 9.9 का 9.9। तो ये आपके पास फाइनली क्या आ गई, आपके पास ये फाइनली आ गई इक्वेशन नंबर ए की वैल्यू आ गई। सही है ना भाई, ये सिंपल सा काम कर लिया तो हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब इसको आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं भाई, बहुत ही सिंपल से काम है। अब तो हमारे पास अब तो कुछ बचा ही नहीं। अब सिंपल तरीके से आपने क्या करना है, एज वी नोडेड करने के बाद सिंपल तरीके से लिखेंगे एज वी नोडेड, अपना फॉर्मूला लिख दीजिए। फॉर्मूला क्या है हमारा, मेरा बेटा फॉर्मूला हमारे पास है सिंपल तरीके से जो हम फॉर्मूला पढ़ते हैं, चेंज इन y इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू dy by dx इनटू चेंज इन x हमने फॉर्मूला लिख देना है। जब ये फॉर्मूला आपने लिख दिया, इसके बाद क्या करेंगे, सब सिंपल तरीके से इसको बेशक इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दीजिए। तो भाई सिंपल तरीके से अब क्या करेंगे, हम डेरिवेटिव ले लेंगे, dy by dx की वैल्यू को फाइंड करेंगे। और dy by dx कैसे निकाला जाता है, आप सिंपल तरीके से इक्वेशन नंबर 1 का dy by dx फाइंड कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, अप्लाइंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑन इक्वेशन नंबर 1, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑन इक्वेशन नंबर 1। तो भैया ये सिंपल सा काम आप लोगों ने कर लेना है। जब डेरिवेटिव आप x के रिस्पेक्ट से अप्लाई करेंगे तो करना कुछ भी नहीं है भाई, सिंपली तरीके से क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा dy by dx इक्वल टू के बाद ऑब्वियसली रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, अगेन 1/2 अंडर रूट एक्स ही बन रहा होगा हर बार की तरह। अब इस वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में प्लॉट कर देंगे, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, डेल्टा y इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट एक्स इंटू डेल्टा एक्स का डेल्टा एक्स एज इट इज। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई डेल्टा y। अब जब भी डेल्टा वाई की वैल्यू आ गई, तो इस डेल्टा वाई की वैल्यू को फाइनली इक्वेशन ए में प्लॉट करवा देना है। भाई सिंपल से स्टेप्स है, मतलब यार ये स्टेप्स तो अब याद हो जाने चाहिए। तो इक्वेशन नंबर ए क्या फॉर्म हो जाएगी हमारे पास, इक्वेशन नंबर ए बन जाएगी y प्लस का डेल्टा वाई। अच्छा चाहे तो आप y की वैल्यू भी पुट कर दें, भाई y किसके बराबर होता है, रूट एक्स के। तो क्या बन गया, अंडर रूट एक्स प्लस का डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है, डेल्टा वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, डेल्टा वाई की वैल्यू फाइनली जो हमने फाइंड करी है उसको पुट कर दीजिए, 1 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अप्रोक्सीमेशन के सिंबल के बाद क्या है, रूट के अंदर 9.9। अब इसको सॉल्व कर लेंगे ताकि अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू प्रूव हो जाए।
तो भाई हमने x किसे कहा हुआ है, हमने x कहा हुआ है 10 को, तो यहाँ पे √10 का √10 एज इट इज। आगे क्या बन गया, +1 डिवाइडेड बाई 2, रूट के अंदर 10 का 10 एज इट इज, और डेल्टा x के अंदर डेल्टा x की वैल्यू क्या है, नेगेटिव का 0.1, तो नेगेटिव का 0.1 आ गया, अप्रोक्सीमेशन वाली वैल्यू एज इट इज। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने की बात कैलकुलेटर में वैल्यूज को पुट करिए, तो आपके पास आंसर आ जाएगा समथिंग अराउंड 3.14, और अप्रोक्सीमेशन के बाद √9.9। तो फाइनली देखो हमने √9.9 की अप्रोक्सीमेशन में वैल्यू फाइंड कर ली, जो कि 3.14 के बराबर होती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होते हैं। अब मेरे नहीं ख्याल में भाई किसी बच्चे को इसमें प्रॉब्लम होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर अगेन √4.1 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, वो सेम क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने आपको करवाया √4.1 वाला, वो सेम क्वेश्चन वही है, सही है ना भाई। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 3 हो गया हमारे पास, और कौन सा था, 7 था और 6 था। तो ये सारे क्वेश्चन नंबर 1, 3, 6, 7 और 4 सॉल्व हो गए। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, कोई मसले की बात, कोई परेशानी की बात, आई डोंट थिंक भाई इस यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगा। अच्छा, यहां से प्रॉब्लम आएगी। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक तरह के जो क्वेश्चंस अभी हम लोगों ने सॉल्व करे ना, अप्रोक्सीमेशन में दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। हमेशा याद रखिएगा, पेपर के अंदर अप्रोक्सीमेशन के ऊपर दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं सबसे ज्यादा। या तो अप्रोक्सीमेशन के ऊपर आपके पास ये इस तरह अंडर रूट वाला क्वेश्चन आ जाएगा, √9.9, √9.1, √4.1 एंड सो ऑन। या फिर अप्रोक्सीमेशन में जो दूसरी तरह का क्वेश्चन होता है, वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास आ रहा है, लेट सपोज cos 46 डिग्री की अप्रोक्सीमेशन में वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये अलग तरह का कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर या तो अप्रोक्सीमेशन में क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर लॉगरिथम में आ जाएगा। तो भाई हमारे लेक्चर के अब इस दूसरे हिस्से में हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और लॉगरिथम वाले फंक्शंस की भी अप्रोक्सीमेशन देख लेते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कॉस का क्वेश्चन आ रहा है। क्या कह रहे हैं, cos 46, किताब का क्वेश्चन नंबर 2। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो इसके अंदर भी मेजॉरिटी हमारे स्टेप्स वही रहेंगे, मगर जैसे पहले स्टेप हमारा क्या था, वहां पे कि हम y इज इक्वल टू √x रहते थे, क्योंकि रूट वाली वहां पे टर्म से अप्रोक्सीमेशन करना था। अब चूंकि यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का अप्रोक्सीमेशन करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारा, सबसे पहला हमारा स्टेप ये होगा, हम लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू कॉस का कॉस। देखो जो भी आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन गिवन होगा, अपने y को उसके बराबर सपोज करना है। अब चूंकि यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कॉस का, तो हमने किस पे सपोज करवा लिया, लेट y इज इक्वल टू कॉस एक्स। लेट सपोज यहाँ पे टेंजेंट 46 होता, तो क्या करते, लेट y इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स करते, क्योंकि जिसका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा, जिसका वेरिएबल गिवन होगा, उसी के ऊपर सपोज करवाएंगे, सही है ना भाई। ये काम हम लोगों ने, फर्स्ट स्टेप तो हमारा ये हो गया। अब सेकंड स्टेप हमारा अगेन वही रहेगा कि अप्लाई इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड। सेकंड स्टेप क्या होता है हमारा, अप्लाई इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड। अप्लाई इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड, तो इंक्रीमेंट को हम दोनों तरफ क्या करवा देंगे, अप्लाई करवा देंगे। तो मेरा प्यारे शागिर्दों, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा y प्लस का डेल्टा y इक्वल टू के बाद cos का cos एज इट इज, आगे क्या हो जाएगा, सिंपली x प्लस का डेल्टा x प्लस का डेल्टा x, सिंपल तरीके से। अब देखो यहाँ पे असल चीज, यहाँ पे आपका वैल्यू क्या गिवन है, वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है 46 डिग्री। तो 46 डिग्री को अगर आप ब्रेक डाउन करें, तो कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, 45 और 1 डिग्री के अंदर कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, जाहिर सी बात है 45 और 1 डिग्री के अंदर ब्रेक डाउन करेंगे ना मेरे प्यारे शागिर्दों। तो 46 डिग्री किसके बराबर होता है भैया, ये बराबर होता है 45 डिग्री और 1 डिग्री के अंदर। आप इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं 46 डिग्री को, सही है ना भाई। तो यानी कि हमारे पास ये क्या बन गया, 45 प्लस 1 डिग्री किसके बराबर होगा, 46 के। तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ कि x किसके बराबर है, 45 डिग्री के, और डेल्टा x किसके बराबर है, ये बराबर है 1 डिग्री के। तो हम लोगों ने सिंपल तरीके से ये काम भी कर दिया। अब क्या करेंगे, अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करवा देंगे। इस तरीके से आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब अपनी तमाम वैल्यूज को उठा के इंक्रीमेंट वाली इक्वेशन में प्लॉट करवा दीजिए। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, अगेन देखो सारे स्टेप्स आपके तकरीबन वही हैं। तो y प्लस का डेल्टा y, कॉस का कॉस एज इट इज, x के अंदर 45 डिग्री और डेल्टा x के अंदर 1 का 1 एज इट इज। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cos का cos 46 डिग्री का 46 डिग्री, और यहाँ पर क्या आ गया, y प्लस का डेल्टा y एज इट इज। यहाँ पर क्या आ गया, सिंपली y प्लस का डेल्टा y एज इट इज का एज इट इज। तो ये आपके पास फाइनली हमारे पास क्या आ गई, हमारी पर्टिकुलरली इक्वेशन फॉर्म हो गई। यहाँ पे हमारी क्या फॉर्म हो गई, फाइनली हमारी पर्टिकुलर इक्वेशन की इक्वेशन फॉर्म हो गई, सही है ना भाई। अब इसके लिए तमाम वैल्यूज को सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन ए के लिए। तो भाई कैसे सॉल्व करेंगे, अगेन सबसे पहले अगेन आप क्या लिखोगे, नाउ एज वी नो दैट जो फॉर्मूला होता है हमारे पास अप्रोक्सीमेशन का, कि चेंज इन y इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेरिवेटिव ऑन y रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑन x
इनटू चेंज इन x के बराबर, सही है ना भैया। तो अब सबसे पहले डेरिवेटिव इन बाय रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव इन x की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, यानी कि dy बाय dx को कैसे फाइंड करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 का आप सिंपल dy बाय dx निकाल लोगे इक्वेशन नंबर 1 से। भाई बहुत सिंपल सी बात है ना, y की जो इक्वेशन है इस पर डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, अप्लाइंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑन इक्वेशन नंबर 1, अप्लाइंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑन इक्वेशन नंबर 1। तो भैया ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू सिंपल तरीके से cos x का यहाँ पे डेरिवेटिव ले लेंगे, सिंपली क्या करेंगे cos x का डेरिवेटिव। तो मेरे प्यारे शागिर्दों cos x का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है भाई, cos x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, सिंपली नेगेटिव का sin x होता है, हम सबको ये बात मालूम है। तो हमारे पास dy बाय dx की वैल्यू किसके बराबर आ गई, नेगेटिव के sin x के बराबर आ गई। बेसिक स्टेप है भाई, सिंपल डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे, इस dy बाय dx को उठा के जाहिर सी बात है इक्वेशन नंबर 2 में प्लॉट कर देंगे। तो आपके पास फाइनली इक्वेशन नंबर 2 क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास बन जाएगी डेल्टा y इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू नेगेटिव का sin x, और डेल्टा x की वैल्यू क्या है, डेल्टा x की वैल्यू हमारे पास बराबर है सिंपली, तो डेल्टा x को भी एज इट इज रहने दीजिए, डेल्टा x का डेल्टा x एज इट इज। तो आपने क्या करा, हम लोगों ने सिंपली डेल्टा y की इक्वेशन जो हमारी थी dy बाय dx को हमें प्लॉट कर दिया, तो हमारे पास ये आ गई। अब फाइनली इक्वेशन नंबर ए पे मूव करेंगे। भाई ये ट्रिगोनोमेट्रिक वाले फंक्शंस बहुत ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं, देखो सेम कॉन्सेप्ट है मगर थोड़ा सा बस आपने ध्यान रखना है चीजों का। इक्वेशन ए में सारी वैल्यूज को प्लॉट करवा दीजिए। तो भैया इक्वेशन नंबर ए में सारी वैल्यूज को प्लॉट करवा देंगे तो क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया y के अंदर y की वैल्यू किसके बराबर है भैया, देखो y की वैल्यू है cos x के बराबर, तो देखो cos x का cos x आ गया, प्लस का डेल्टा y की वैल्यू किसके बराबर है, ये बराबर है नेगेटिव का sin x इंटू डेल्टा x, और अप्रोक्सीमेशन के बाद क्या हमारे पास, अप्रोक्सीमेशन के बाद है cos 46 का cos 46 एज इट इज का एज इट इज, सही है ना भाई। तो आपने सिंपल तरीके से वैल्यूज को प्लॉट करवा दिया। अब देखो x क्या है, x हमारे पास हमने सपोज करा हुआ है 45 डिग्री के बराबर, और डेल्टा x इसके बराबर है 1 डिग्री के बराबर। तो आप सिंपल तरीके से वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो cos का cos एज इट इज, x के अंदर x की वैल्यू क्या है 45 डिग्री, आगे क्या आ गया नेगेटिव का साइन एज इट इज, ब्रैकेट ओपन करोगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, साइन का साइन एज इट इज x के अंदर, अगेन x की वैल्यू किसके बराबर है 45 डिग्री के बराबर है, और डेल्टा x की यहाँ पे वैल्यू क्या है हमारे पास 1 डिग्री, डेल्टा x की वैल्यू क्या है 1 डिग्री, इक्वल अप्रोक्सीमेशन के बाद cos 46 का cos 46 एज इट इज। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे मेरे प्यारे शागिर्दों, cos 45 कैलकुलेटर में आप प्लॉट कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। cos 45 की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1/√2 होती है, या फिर √2/2 कह लो, दोनों एक ही चीजें हैं, सही है ना भाई। cos 45 की वैल्यू 1/√2। इसी तरीके से sin 45 की वैल्यू भी किसके बराबर होती है, कैलकुलेटर में डालोगे √2/2 आएगा, या फिर 1/√2 आ रहा होगा, दोनों एक ही चीजें होती है 1/√2। अब देखो यहाँ पे अक्सर बच्चे जो ट्रिगोनोमेट्री के अप्रोक्सीमेशन में गलती करते हो यहाँ पे करते हैं, वो क्या करेंगे, बोलेंगे सर ये 1 लिखा हुआ है 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। उन अकल के अंधों को बात बतानी पड़ती है, बेटा ये 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री को अगर नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करवाना है तो उसको रेडियन की फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे, तो 1 डिग्री का मतलब क्या है π/180। तो 1 डिग्री की जगह पे अब क्या लिख देंगे π/180, क्या लिखोगे मेरा बेटा π/180, ये सिंपल 1 नहीं है भाई 1 डिग्री है, तो इसको कन्वर्ट करवाओगे नॉर्मल रेडियन फॉर्म पे तो क्या हो जाएगा π/180 हो जाएगा, और यहाँ पे cos 46 का cos 46 एज इट इज। अब आप इस पूरी की पूरी टर्म को कैलकुलेटर में सिंप्लीफाई करवा लीजिए, तो आपके पास आंसर आ जाएगा जो कि लगभग 0.69 या 67 के बराबर आ रहा होगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा फाइनली cos 46 डिग्री का। इस तरीके से हमारा cos का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ सकता है सॉल्व करने के लिए, इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। लेट सपोज sin 44 आ जाए आपके पास पेपर में सॉल्व करने के लिए, आपके पास आ जाए sin 29 आ जाए पेपर में सॉल्व करने के लिए, sin 31 आ जाए आपके पास पेपर में सॉल्व करने के लिए, या टेंजेंट 44 पेपर में बहुत आया हुआ है, इसको आपने लाजमी सॉल्व करना है। लेट सपोज आपके पास cos 29 आ जाए पेपर में बहुत आता है सॉल्व करने के लिए, या फिर आपके पास आ जाए अल्लाह भला करे cos 44 आ जाए, cos 46 जैसे हमने किया वैसे cos 44 आ जाए, सिंपल सी चीज रहेगी। तो भाई देखो आपने बेसिक वे में चीजों को लेके चलना है, कोई मुश्किल बात नहीं है, बेसिक वे में सॉल्व करोगे। लेट सपोज अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास अगला क्वेश्चन, अगर मैं आपसे कहता हूं कि लेट सपोज टेंजेंट 44 आ जाए, तो कैसे सॉल्व करोगे टेंजेंट 44 को, भाई सिंपल तरीके से 45 माइनस के 1 की फॉर्म में सॉल्व करोगे। या चलो अगर मैं आपसे कहता हूँ टेंजेंट 29 आ रहा है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, भाई सिंपल 30 माइनस के 1 के ऊपर, तो जो फॉर्मूला डेल्टा एक्स होगा, एक्स क्या होगा आपके पास 30 डिग्री होगा, और डेल्टा एक्स क्या होगा
आपके पास नेगेटिव का 1 डिग्री होगा। सिंपल तरीके से इस वे में लेके चलते जाओगे, कोई मसले की बात नहीं, सेम पैटर्न हर जगह पे फॉलो होगा। तो मुझे बताइए इसमें क्या मसले की बात है, मुझे बताइए इसमें क्या परेशानी की बात है, मुझे बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम की बात है। भाई इस तरह के क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे पूछे जाते हैं, आपसे पूछे जाएंगे, तो भाई पैटर्न सबका सिमिलर रहेगा। तो आपका होमवर्क क्या है, आपका ये होमवर्क है, टेंजेंट 44 खुद से सॉल्व करेंगे, टेंजेंट 29 सॉल्व करेंगे, कॉस 29 सॉल्व करेंगे, साइन 44 सॉल्व करेंगे। ये 3 से 4 सॉल्व कर लीजिएगा, सेम पैटर्न है, तो मुझे बार बार करवाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो ये आपके पास एक और तरह कॉन्सेप्ट आ गया। आपके पास कॉस का अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन आ जाए, सेम काम आपने करना है। देखो एक बार स्टेप सारे रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले नंबर के ऊपर y के बराबर सपोज करोगे, जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा उसके ऊपर एक दफा y के बराबर सपोज करोगे, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। फिर नेक्स्ट स्टेप अगेन वही इंक्रीमेंट अप्लाई करने वाला होगा, इंक्रीमेंट अप्लाई करवाओगे, फिर जो भी वैल्यू गिवन होगी उसको ब्रेक डाउन शो करोगे। देन उसके बाद सिंपल तरीके से क्या करोगे मेरा बेटा, तमाम वैल्यूज उठा के इंक्रीमेंट वाली इक्वेशन में डालोगे। फिर सिंपली फॉर्मुला जो आपका मेजर फॉर्मुला होता है आपने उसको प्लॉट कर देना है। देन डेरिवेटिव को अप्लाई करना है, डेरिवेटिव आपके पास सिंपल तरीके से अब आ जाएगा। उसके बाद आपने इक्वेशन नंबर ए में तमाम वैल्यूज को प्लॉट करके सिंप्लीफिकेशन करवानी है। खाली ट्रिगोनोमेट्रिक की अप्रोक्सीमेशन में एक स्टेप जिसमें अक्सर बच्चे गलती करते हैं वो ये वाला होता है कि यहाँ पे जो डेल्टा एक्स वाली जगह होती है वहां पे अक्सर वो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट नहीं करते। तो आपने ये काम नहीं करना, आपने इसको कन्वर्ट करना है। सही है ना मेरे प्यारे शागिर्दों। तो इस तरह कोई भी क्वेश्चन है आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये वाले क्वेश्चन आपका होमवर्क है, टेंजेंट 29 साइन 44 टेंजेंट 44 कॉस 29, इसको आप एज अ होमवर्क के तौर पर ट्रीट कर सकते हो। इसी तरीके से लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट भी होता है, लॉगरिथम की अप्रोक्सीमेशन भी इसी पैटर्न के ऊपर भी होती है। तो मैं उसको भी समझा देता हूँ ताकि आपके लिए वो भी आसान हो जाए। अच्छा, आप लॉगरिथम के अप्रोक्सीमेशन पे जाने से पहले आपसे मैं एक छोटी सी बात करूंगा। जो बच्चे मुझसे एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, देखो एप्टीट्यूड के अंदर ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो बच्चे मुझसे एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं या मेरे लेक्चर्स लेते हैं यूट्यूब के ऊपर, उन्हें ये मालूम है, उन्हें मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है कि हमेशा याद रखिएगा कभी भी आपके पास कोई भी लॉगरिथम बेस्ड टर्म आ रही हो, तो भाई लॉगरिथम के अंदर जो नीचे वाली टर्म होती है इसको हम बेस कहते हैं, ऊपर वाली टर्म को फंक्शन कह रहे होते हैं यूजुअली। सही है, इसको हम आसान भाषा में मेंटीसा वेंटीसा के ऊपर नहीं जाते, आसान तरीन भाषा में इसको बेस कहते हैं, उसको फंक्शन कहते हैं। तो कभी भी आपके पास लॉग बेस फंक्शन हो उसको आप ब्रेक कर सकते हो, यानी कि लॉगरिथम को ब्रेक किया जा सकता है किसमें, एलन की फॉर्म में। लॉगरिथम को हम क्या कर सकते हैं, सिंपल लॉग को ब्रेक कर सकते हैं एलन की फॉर्म में। जो ऊपर वाला फंक्शन होता है वो अलग एलन के साथ लिखा जाता है, और जो नीचे वाली बेस होती है वो अलग एलन के साथ लिखी जाती है। मैथ्स का बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर मैं आपसे कहता हूँ log x बेस 10, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, देखो ऊपर वाला जो आपके पास ln है उसको ऊपर वाले जो फंक्शन है वो अलग ln के साथ लिखा जाएगा, जो नीचे वाली बेस है वो अलग ln के साथ लिखी जाएगी। ये सिंपल तरीके से हमारे पास क्या होता है, हमारे पास सिंपल तरीके से लॉगरिथम की ब्रेकिंग प्रॉपर्टी कहलाती है कि ऊपर वाला फंक्शन अलग ln के साथ, नीचे वाली बेस अलग ln के साथ। बेसिक थिंग है भाई। अच्छा, अब देखो लेट सपोज एक क्वेश्चन है हमारे पास लॉगरिथम का। मैं आपसे कहता हूं कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है log log बेस 10 4.04। ये क्वेश्चन आ गया। एग्जामिनर कहते हैं कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ log बेस 10 4.04। बहुत दफा पेपर में आया है, बिलियन टाइम्स पेपर में आया हुआ है। कैसे सॉल्व करेंगे भाई इस क्वेश्चन को, बहुत सिंपल चीज है। देखो अगेन सबसे पहले नंबर के ऊपर सपोज करवाना है। सपोज अब की बारी में किस पे करवाएंगे, देखो चूंकि लॉगरिथम का फंक्शन है तो लॉगरिथम बेस टर्म पे सिंपलीफाई करवाएंगे। तो किस पे करवाएंगे, y इज इक्वल टू log बेस 10x के ऊपर आपने सिंपलीफाई करवा लिया। यानी कि लॉगरिथम का कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको आप उसकी बेस लॉग के ऊपर क्या करवा दोगे, बेस लॉग वेरिएबल के ऊपर उसको सपोज करवा लोगे। यानी कि जो क्वेश्चन आ रहा है आपने सिंपल तरीके से इसको इसकी लॉग के ऊपर सपोज करवा लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, सिंपल तरीके से इंक्रीमेंट को अप्लाई कर देंगे। क्या लिखूंगा, अप्लाइंग इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड, अप्लाइंग इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड, अप्लाइंग इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड। तो सिंपल तरीके से इंक्रीमेंट को अप्लाई कर देंगे। क्या करवा देंगे मेरा बेटा, इंक्रीमेंट को अप्लाई। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा y प्लस का डेल्टा y इक्वल टू के बाद y प्लस का डेल्टा y इक्वल टू के बाद सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास सिंपल तरीके से इंक्रीमेंट को अप्लाई करवा दूंगा log बेस 10 x प्लस का डेल्टा x। देखो यहाँ पे भी वही स्टेप है, स्टेप में कोई चेंजेस नहीं आ रही भाई, खुदारा कोई चेंज नहीं है। जो हमने रूट वाली चीज पढ़े थे वही सेम चीज ही है। सबसे पहले सपोजिशन करवा ली, उसके बाद इंक्रीमेंट को अप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे, अब सिंपल तरीके से आपको वैल्यू गिवन है इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं। वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पे 4.01। कैसे ब्रेक डाउन करूंगा, देखो परफेक्ट वैल्यू 4 आ गई और रिमेनिंग वैल्यू क्या है हमारे पास 0.04 ऑब्वियसली। तो 4 क्या है हमारे पास, 4 हमारे पास x आ जाएगा और डेल्टा x क्या होगा, ऑब्वियसली सी बात है भाई 0.04 होगा। डेल्टा x क्या होगा, 0.04 होगा। सिंपल तरीके से इसको इक्वेशन में प्लॉट करवा देंगे तो क्या बन जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से y प्लस का डेल्टा y प्लस का डेल्टा y, अप्रोक्सीमेशन का सिंबल एज इट इज, log बेस 10। देखो x की वैल्यू क्या है 4, डेल्टा x की वैल्यू है 0.04। तो ये क्या बन गया, ये बन गया y प्लस का डेल्टा y अप्रोक्सीमेशन log बेस 10
4.04 जो कि हमारी मेन क्वेश्चन वाली टर्म बन गई। अब इसको इक्वेशन नंबर ए का नाम दे देना है। सिंपल तरीके से इक्वेशन नंबर ए के लिए इसको सॉल्व करवा लेंगे। सिंपल तरीके से इक्वेशन नंबर ए के लिए क्या करवाएंगे, सॉल्व करवा लेंगे भैया। आइए जल्दी से सॉल्व करवा लेते हैं क्वेश्चन नंबर ए के लिए, कोई मसले की बात थोड़ी है। अब देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर अगेन फॉर्मूला लिखेंगे एज बी नोटेड करके। हम सबको मालूम है फॉर्मूला क्या होता है, क्या फॉर्मूला है भैया, अब तो याद हो जाना चाहिए। चेंज इन y इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेरिवेटिव ऑन y विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑन x इनटू चेंज इन x, चेंज इन x। अब देखिए भैया सिंपल तरीके से इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर आपने फॉर्मूला अप्लाई करवा देना है, सही है ना भाई। इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर हम लोगों ने क्या करवा देना है, डेरिवेटिव अप्लाई करवा देना है। डेरिवेटिव अप्लाई करवा देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या बन जाएगा भाई, डेरिवेटिव जब आप अप्लाई करवाओगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, ये सिंपल तरीके से देखो, जब मैं इस इक्वेशन के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा लॉग बेस 10x के ऊपर डेरिवेटिव लूंगा। हमें ये बात मालूम है कि भाई लॉग बेस 10x का डायरेक्टली डेरिवेटिव में कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो क्या करेंगे, इसको सबसे पहले कन्वर्ट करवा लेंगे। अब देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी जो मैंने आपको पढ़ाई थी ना, प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज हो रही है कि डायरेक्टली लॉग का डेरिवेटिव में कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले कन्वर्ट करवा लेंगे। ऊपर आ जाएगा ln x और नीचे क्या आ जाएगा ln 10, यानी कि हमने इस लॉगरिथम बेस 10x को ब्रेक करवा दिया ln की फॉर्म में। तो ऊपर क्या आ गया, ऊपर वाला फंक्शन अलग ln के साथ, नीचे वाली बेस अलग ln के साथ आ गई। सही है ना मेरा बच्चा। अब आप फाइनली इस पे डेरिवेटिव को अप्लाई करवा दीजिए। अच्छा देखो भाई ये जो ln 10 है, ये ln 10 एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू हमेशा डेरिवेटिव के बाहर चली जाती है और सिंपल डेरिवेटिव ln x पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये 1 डिवाइडेड बाय ln 10 चूंकि कांस्टेंट टर्म है इसको बाहर निकाल दिया, और ln x का डेरिवेटिव क्या होगा, सिंपल तरीके से 1 डिवाइडेड बाय x के बराबर होगा। भाई ln x का डेरिवेटिव क्या होता है, ln का डेरिवेटिव में फॉर्मूला 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन, और फंक्शन में जब डेरिवेटिव अप्लाई होगा वैसे खत्म हो जाएगा। x का डेरिवेटिव क्योंकि 1 होता है लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपके पास फाइनली dy बाय dx की वैल्यू आ गई, dy बाय dx की फाइनली वैल्यू आ गई। इसको उठा के आपने अपनी पर्टिकुलर इक्वेशन नंबर 2 में प्लॉट कर देना है। इसको उठा के आपने अपनी इक्वेशन नंबर 2 में प्लॉट कर देना है। जल्दी से काम कर देते हैं भैया ताकि हमारा इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाए। तो भैया क्या बन जाएगा, हमारे पास फाइनली डेल्टा y की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास डेल्टा y की वैल्यू आ गई चेंज इन y रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, जो कि किसके बराबर है, dy बाय dx। dy बाय dx क्या है हमारे पास, ये आ गई 1 डिवाइडेड बाय ln 10 इंटू 1 बाय x इंटू 1 बाय x, और आगे चेंज इन x का चेंज इन x एज इट इज। अब जब डेल्टा y की वैल्यू आ गई तो इसको उठा के किस में प्लॉट करवा देंगे, इक्वेशन a में। तो क्या लिखेंगे, नाउ इक्वेशन ए बिकम्स। तो भैया इक्वेशन ए क्या बन जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी y की वैल्यू क्या है मेरा बेटा, सिंपल तरीके से हमारे पास y की वैल्यू है, y की वैल्यू किसके बराबर थी मेरा बेटा, log बेस 10x के। तो क्या हो जाएगा, log बेस 10x प्लस का डेल्टा x। डेल्टा x क्या है भैया हमारे पास, डेल्टा y, सॉरी y प्लस का डेल्टा y होता है ना, तो y की वैल्यू देखो किसके बराबर है, log बेस 10x के। और आगे डेल्टा y का डेल्टा y की वैल्यू किसके बराबर है भैया, डेल्टा y की वैल्यू ये रही हमारे पास। तो क्या आ जाएगी, 1 डिवाइडेड बाय ln 10 इंटू 1 बाय x का 1 बाय x एज इट इज, और आगे डेल्टा x का डेल्टा x, और इक्वल टू के यानी कि अप्रोक्सीमेशन के बाद हमारे पास log बेस 10 4.04 का 4.04 एज इट इज। देखो बिल्कुल तमाम पिछले क्वेश्चंस की तरह के स्टेप में कोई डिफरेंट चीज नहीं है, खाली वैल्यूज चेंज हो रही है, उसका तरीके का बस चेंज हो रहा है, बाकी सारी चीज डिफरेंट है। अब देखो भाई जो आपने x की वैल्यू पुट सपोज करी थी, x में वो पुट कर दोगे। x की वैल्यू हमने क्या सपोज करी थी, 4 का 4 आ गया। 1 डिवाइडेड बाय ln 10 का ln 10 एड इट इज 1 बाय एक्स किसके बराबर है, 1 बाय एक्स बराबर है 1 बाय 4 के, और डेल्टा एक्स हमने क्या सपोज किया, 0.04 के बराबर, वो एड आ जाएगा। अप्रोक्सीमेशन का सिंबल लॉग बेस 10 4.04। अब आप इस पूरी टर्म को कैलकुलेटर में उठाकर डालोगे, आपने कुछ भी नहीं करना है भाई। लॉग बेस 10 आपके पास जो सिंपल कैलकुलेटर होता है वो लॉग बेस 10 का ही होता है, उसमें सिंपल तरीके से लॉग बेस 10 4 डालोगे। एलन का सिंबल ही आपके पास गिवन होगा कैलकुलेटर के अंदर एलन के नाम से, उसके अंदर 1 बाय ln 10 डालोगे। अच्छा 1 बाय 4 का 1 बाय 4 सिंप्लीफाई करोगे भैया, आपके पास आंसर आ जाएगा इसका, जो कि लगभग आ रहा होगा 0.603 के बराबर। तो ये फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगी, अप्रोक्सीमेशन बेस वैल्यू। इस तरीके से हमारे पास एक कॉन्सेप्ट सॉल्व हो रहा होगा। तो इस तरीके से हमारे पास एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। देखो इस पूरे क्वेश्चन में कोई मसले की बात नहीं है, बट मेरे प्यारे शागिर्दों वही सेम घिसे पिटे स्टेप्स हैं कि जो भी क्वेश्चन गिवन है उसको एक दफा सपोज करवा लेना है उसकी उसकी जैसी ही टर्म से। उसके बाद क्या करवाना है, उसके बाद सिंपल तरीके से आपने फॉर्मुला इंक्रीमेंट का अप्लाई करवा देना है, इंक्रीमेंट को शो करवाना है। देन आपने सिंपल तरीके से इक्वेशन नंबर ए बनानी है, फॉर्मुला अप्लाई करना है चेंज वाला, एंड देन आपने डेरिवेटिव अप्लाई करना है इक्वेशन नंबर 1 में, जो आंसर आएगा उसको इक्वेशन 2 में वापस पुट
करना है और उन तमाम वैल्यूज को फिर इक्वेशन नंबर ए में प्लॉट करवा के सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो इस तरीके से हमारे पास अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होते हैं। और यहाँ पे फाइनली 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 हमारे पास हमारी एक्सरसाइज नंबर 5.2 मंतकी अंजाम पे पहुंचती है। एक्सरसाइज नंबर 5.2 फाइनली हमारे मंतकी अंजाम पे पहुंचती है मेरे प्यारे शागिर्दों। एक्सरसाइज नंबर 5.3 मैंने पहले ही करवाई हुई है। इस तरीके से हमारी सेकंड ईयर मैथ्स की तमाम एक्सरसाइज कंप्लीट होती हैं, सिवाय 6.4 के या एक एक्सरसाइज इंटीग्रेशन से मेरी रहती है। अच्छा बाय द वे मैं अक्सर देख रहा होता हूँ बच्चे मुझसे 7.2 की फरमाइशें कर रहे हैं। भाई 7.2 में नहीं करवाऊंगा, 7.2 करने की जरूरत नहीं है। आपने एक्सरसाइज 7.1 करनी है, एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, ये चार एक्सरसाइज, पांच एक्सरसाइज अगर आप कर लेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। 7.2 करने की खुदारा जरूरत नहीं है, उस पर टाइम जाया मत करो। लंबी एक्सरसाइज है, फजूल में लंबी होगी आपके साथ। करवाने को मैं करवा दूं, मगर मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं है, उसके पीछे रीजन है मैं कभी भी नहीं करवाता हूँ, किसी भी शागिर्द को नहीं करवाता। मैं कभी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहा हूँ तो मैं नहीं करवाता मेरा बेटा। कहने का मकसद ये कि भाई मैंने 8.1 भी करवाई हुई है बेटा, 8.2 भी करवाई हुई है, 8.3 भी करवाई हुई है, 8.4 भी करवाई हुई है। भाई ये जो एक्सरसाइज मैंने करवाई हुई है खुदारा इनकी प्रैक्टिस करो, ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं। 7.2 करने की जरूरत नहीं है। बाकी सारी एक्सरसाइज मैंने करवाई हुई है, सबकी प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, और आई होप कि आपके 100 नंबर है। अच्छा सेकंड ईयर के जितने भी एमसीक्यूज हैं मैंने अपलोड करे हुए सेकंड ईयर के एमसीक्यूज। अभी जो कॉलेजेस के पेपर चल रहे हैं इंशाल्लाह वो भी उसके एमसीक्यूज भी सॉल्व करवा रहा हूँ, तो बिल्कुल टेंशन लेनी भाई। खुद भी चैनल को देखना है, अपने दोस्तों से भी शेयर करना है। और स्पेशली कल को जब आप एप्टीट्यूड की तैयारी करेंगे, नस्ट की, फास्ट की, एनईडी की, आईबीए की, तो भाई किसी मशहूर कोचिंग सेंटर जाने की जरूरत नहीं है, अपने माँ बाप के 50,000 रुपए हराम मौत में देने की जरूरत नहीं है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे यूट्यूब चैनल से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आप उन कोचिंग सेंटर्स में जाने के बाद भी मेरे चैनल के ऊपर आके मुझसे ही पढ़ रहे होंगे, और फिर बाद में पछता रहे होंगे काश हमने माँ बाप के पैसे बचा लेते। तो भाई सारी बातें एक तरफ, और बस एक भी चीज कहूंगा, खुदारा मेहनत करें। सेकंड ईयर का टाइम सबसे क्रूशियल टाइम होता है, इस टाइम को अपना यूटिलाइज करें। ये टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है, इस टाइम पे मेहनत करें। एंड आई होप कि आपको सक्सेस मिले और आप मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। मुझे हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम जसानी।